मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दुनिया में क्रांतियाँ तो बहुत हुई हैं, लेकिन फ्रांस की महान क्रांति की कहानी ही कुछ निराली है। आज से 200 साल पहले यूरोप में एक ऐसी युगांतकारी घटना घटी जो विश्व इतिहास में महान फ्रांसीसी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे बच्चों, आज हम उस महान क्रांति के इंटेलेक्चुअल काजेस यानी बौद्धिक कारण के बारे में आपसे बात करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि फ्रांस में जो दार्शनिकों का योगदान था क्रांति में, वह बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व इतिहास में शायद ही कभी विचारकों ने इतना प्रभाव डाला हो जितना 18वीं सदी के फ्रांस पर डाला। उनके प्रभाव क्षेत्र में यूरोप के फ्रेडरिक महान, ज़ारीना कैथरीन द्वितीय और जोसेफ द्वितीय तक आ गए। दिदरो ने 1768 में कहा था कि यूरोप में कोई भी ऐसा राजकुमार नहीं जो दार्शनिक न हो। अगरचे इन लेखकों में वैचारिक साम्य नहीं था, फिर भी वे सभी प्रचलित व्यवस्था के विरोधी थे। चर्च और राज्य व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। पूरी तरह परिचित न होते हुए भी वे ब्रिटिश शासन तंत्र के प्रशंसक थे। उनकी निषेधात्मक आलोचनाएं सुप्रबल थीं। स्वतंत्रता व समानता के वे प्रचारक थे। उनकी शिक्षाओं से मध्य वर्ग उठ खड़ा हुआ। मेरे बच्चों, बुद्धिवाद के उस युग का ऑफ क्लेरुंग का प्रतिनिधि वोल्टेयर था, जो 1694 में जन्मा। उसने जेसुइटों के कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की थी। उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध उसने साहित्यिक जीवन अपनाया। 1717 में रीजेंट ऑर्लियां पर आपत्तिजनक लेख लिखने के संदेह में उसे बास्तिए की जेल में कैद किया गया। 1726 में एक उच्च वर्ग के आदमी को द्वंद्व के लिए ललकारने के नाते उसे दोबारा बास्तिए के जेल जाना पड़ा, लेकिन उसकी प्रार्थना पर उसे ब्रिटेन के लिए निष्कासित कर दिया गया। 1726 से 29 तक ब्रिटेन में रहने के बाद जब वह फ्रांस लौटा तो उसने इंग्लैंड की व्यवस्था की असीम प्रशंसा की। 1751 से 53 तक वह प्रशा में फ्रेडरिक सेकंड का शिक्षक भी रहा। रूस की ज़ारीना कैथरीन और ऑस्ट्रिया के जोसेफ उसके प्रशंसक थे। कैथरीन अपने दरबार में उसे बुलाना चाहती थी। वोल्टेयर ने 1778 तक लगभग 100 ग्रंथों की रचना की। उसकी पुस्तक द एज ऑफ लुई XIV उसकी व्यापक इतिहास दृष्टि का शिलालेख थी। वह विचार, भाषण, लेखन और कार्य की स्वतंत्रता का घोर समर्थक था। वह कहता था कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बात गलत है, फिर भी तुम्हारी अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। वह दासता और सामंतों के अधिकारों का कट विरोधी था। वह चर्च को रूढ़िवाद, मध्य युग, अनुदारता का प्रतीक और विकास का विरोधी मानता था। उसने कहा था कि कलंकित चर्च को नष्ट कर दो, एक रॉजे लैम्फाम। वह पोप को विदेशी पादरी कहता था। व्यंग से वो कहता था कि संसार में एक ही ईसाई था और उसे भी सूली पर चढ़ा दिया गया। देयर वॉज ओनली वन क्रिश्चियन एंड ही टू डाइड ऑन द क्रॉस। उसे फ्रांस में अत्याचार सहने पड़े, लेकिन उसने बिलबिला रही जनता को आवाज़ दी। उसकी लेखनी में स्याही की जगह जहर भरा हुआ था। उसने तत्कालीन फ्रांसीसी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। वह न्यूटन को सीजर और सिकंदर से भी महान मानता था। उसने कहा था कि हमारे सम्मान का पात्र वह है जो हमारे दिमाग को सत्य के बल से प्रभावित करता है, वह नहीं जो हिंसा से प्रभुता बनाता है। हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए जो दुनिया को समझता है, न कि उसकी जो उसे बिगाड़ता है। इट इज टू हिम हु मास्टर्स आवर माइंड्स बाय द फोर्स ऑफ ट्रुथ, नॉट दोज हु इंस्लेव men by violence. It is to him who understands, not to those
who disfigure it that we owe our reverence. वॉल्टेयर लाक के दर्शन से प्रभावित था। वह फ्रांस की मुक्ति का एक ही मार्ग बताता था, इंग्लैंड के संवैधानिक तंत्र का प्रचार। उसके द्वारा पूंजीपतियों की पक्षधरता को देखकर वहां बुर्जुआ क्रांति की पृष्ठभूमि भी दिखाई पड़ती है। भ्रष्ट एक तंत्र की उसकी आलोचना ने फ्रांस को हिला दिया। पादरी और सामंत उससे भयभीत हो गए। उसकी पुस्तकों पर रोक लगा दी गई। उसके लेखों लेटर्स ऑन इंग्लिश को पेरिस की पार्लियामेंट ने सरेआम जलाने की आज्ञा दी। उससे 18वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का प्रस्तोता कहा गया। उसकी मौत के एक दशक बाद क्रांति ने उसके दर्शन को साकार किया। उसने एक दोस्त को लिखा था कि फ्रांसीसी लोग समझते तो हैं, लेकिन देर से। युवा जनता अच्छे दिन देखेगी। फ्रेंच पीपल कम टू थिंग्स बट लेट, बट दे डू कम। यंग पीपल हैव टू सी फाइन थिंग्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे जिस विचारक का मैं उल्लेख करूंगा, ज़ां ज़ाक रूसो। इसका जन्म 1712 में जिनेवा के एक घड़ी सास के हुआ। वो एक आवारा व्यक्ति था। दालम्बैर ने कहा था कि ज़ां ज़ाक एक जंगली पशु है, उसे पिंजड़े की सलाखों में ही देखना चाहिए। किंतु वही क्रांति का मसीहा बना। उसकी कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1761 में आई, क्रांति की बाइबल बनी और उसके सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी क्रांति के मंत्र बने। रॉबस्पियर उसे पैगंबर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पवित्र ग्रंथ मानता था। रूसो ने सामान्य इच्छा, जनरल विल और जनता में निहित संप्रभुता का दर्शन दिया। उसने राज्य के दैवी सिद्धांत को नकार दिया। उसका कहना था कि विज्ञान और कला से मानव का पतन हुआ है, न कि उत्थान। उसके इस दर्शन की छाप एमिले ने 1762 में मिलती है। रूसो के विचारों के अनुसार मनुष्य पहले प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर में रहता था। उसने एक सरल जंगली नोबल सेवेज समाज की कल्पना की। वहीं सभी ने सबके लिए अपने अधिकारों को छोड़कर एक संवेद शक्ति के गठन का समझौता किया, जिससे राज्य जन्मा, जहां लोकेच्छा ही प्रभु इच्छा, सॉवरेन विल बनी। उसने कहा कि जन इच्छा ही किसी सरकार को वैध बनाती है। इट इज द विल ऑफ द पीपल दैट रेंडर्स गवर्नमेंट लेजिटिमेट। रूसो ने फिर से प्रकृति की ओर लौटने, बैक टू नेचर का नारा दिया। उसने लिखा कि मानव जन्म से स्वतंत्र है, परंतु हर जगह बंधनों में पड़ा रहता है। मैन वॉज बॉर्न फ्री, बट एवरीवेयर ही इज इन चैन्स। 1778 तक उसने तत्कालीन संस्थाओं को नकार कर रूढ़िग्रस्त फ्रांसीसियों को झकझोर दिया। मध्य वर्ग उसका भक्त हो गया। वह क्रांति का प्रणेता था। नेपोलियन ने कहा था कि रूसो बहुत बुरा था, उसने क्रांति को जन्म दिया। रूसो वॉज ए बैड मैन, ए वेरी बैड मैन, ही काज्ड द रिवॉल्यूशन। रूसो ने एक आदर्श समाज के निर्माण और दास्ता से मुक्ति का आह्वान किया। मेरे बच्चों, तीसरे दार्शनिक के रूप में मैं मॉन्तेस्क्यू का नाम लूँगा, जो 1689 में बोर्दों के निकट एक उच्च वंश में जन्मा था। 1716 में वो बोर्दों की पार्लियामेंट का अध्यक्ष बना। वह काफ़ी घूमा था। ब्रिटेन से लौटकर उसने लिखा कि इंग्लैंड का सीमित राजतंत्र एक आदर्श है। उसे राजनीति विज्ञान का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा गया। 1721 में गुप्त नाम से छपे उसके पर्शियन लेटर्स में तत्कालीन फ्रांसीसी समाज पर करारा व्यंग्य था। 1748 में छपी उसकी द स्पिरिट ऑफ द लॉज की 18 माह में 22 संस्करण निकले। वह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादक था। उसका कहना था
कि शक्ति का विकेंद्रीकरण अत्याचार को जन्मता है। उसने इतिहास द्वारा सिद्ध किया कि सभी देशों के लिए कोई एक शासन तंत्र उचित नहीं हो सकता और सरकारों का आधार स्वेच्छा नहीं, जनता की आवश्यकता होनी चाहिए। उसने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों के विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर की वकालत की। उसने फ्रांस की परंपरागत व्यवस्था के विकल्प में वैधानिक राजतंत्र की कल्पना की पहल की। क्रांति के दौरान 1791 में मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांतों को संवैधानिक स्वरूप मिला और 1787 में अमेरिका के संविधान में उसके विचारों को अपनाया गया और आज तक अनेक देशों के अलावा भारत के संविधान में भी उसे स्थान मिला। 1753 में मेरे बच्चों, जब ब्रिटेन की चैम्बर्स एनसाइक्लोपीडिया का अनुवाद करते हुए दिदरो ने फ्रांसीसी विश्वकोश का संपादन किया, मैं चौथे विचारक के ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ। दिदरो 1751 से 72 तक फ्रांसीसी दार्शनिकों ने जब विश्वकोश के 17 खंडों का 2 स्तंभों के लगभग 900 पृष्ठों का एक खंड था, उसमें जनमत के दिग्दर्शन के लिए विभिन्न विषयों पर अपने विचार संकलित किए। इसका अनुवाद लगभग सारी यूरोपीय भाषाओं में हो जाने से उसका दर्शन सुदूर फैल गया। पुरातन व्यवस्था, आशिया रिजीम की इसमें कटु आलोचनाएं थी। इसमें स्वतंत्रता, वैज्ञानिक तर्क और सहिष्णुता की पक्षधरता थी। 1751 में विश्वकोश के प्रकाशन शुरू होने के 1 वर्ष बाद ही सरकार ने उस पर रोक लगा दी। कुछ दिनों बाद इसका प्रकाशन फिर शुरू हुआ। इससे भयभीत संस्थाओं ने चौतरफा हमला किया और 1759 में सरकार ने फिर इस पर रोक लगाई, किंतु यह कार्य गुप्त रूप से जारी रहा। दिदरो ने सारे कष्ट झेलकर भी कोश के शेष खंड छापे। वोल्टेयर ने उसे विदेश जाकर इसे लिखने की राय दी थी। सरकारी अत्याचार से त्रस्त होकर गणितज्ञ डॉलम्बैर जैसा दिदरो का सहयोगी विश्वकोश के लेखन से अलग हो गया। वोल्टेयर ने उसे लिखा था कि हम मानव मस्तिष्क में होने वाली महान क्रांति के बहुत नज़दीक हैं और हम लोग इसके लिए आप सभी के विशेष आभारी हैं। तुर्जो ने भी विश्वकोश से संबंध तोड़ लिया। सदैव पुलिस के आतंक में रहकर भी दिदरो ने सैकड़ों लेख लिखे। इसके लिए उसे लगभग 120 पाउंड, सिर्फ 120 पाउंड वार्षिक वेतन मिलता था। अपनी बेटी के दहेज के लिए उस बेचारे को अपना पुस्तकालय सिर्फ 1000 पाउंड में जारीना कैथरीन को बेचना पड़ा। मेरे बच्चों, विश्वकोश में वोल्टेयर, रूसो और मिराबो, ये क्रांतिकारी मिराबो के पिता की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी लेख लिखे थे। कोशकार ईश्वरवाद, डीज्म में विश्वास रखते थे। कोश में मध्यवर्गीय चेतना परिलक्षित होती है। दिदरो ने लिखा था कि विभिन्न देशों के लोगों का एक दूसरे के लिए उपयोगी जरूरी हो गया है ताकि भूमि और उद्योग के उत्पादनों का लेन देन हो सके। वाणिज्य मानव के पारस्परिक संबंध का नवीन सूत्र है। विश्वकोश की वैज्ञानिक व्याख्याएं तत्कालीन व्यवस्था पर हमला थी। जारीना कैथरीन विश्वकोश की प्रशंसक थी। आगे चलकर मार्क्स ने दिदरो को सर्वप्रिय लेखक माना और एंगल्स ने उसे विकास की भौतिकवादी व्याख्या के प्रसंग में सत्य और न्याय को पूर्णतः समर्पित माना। मेरे बच्चों, 18वीं शताब्दी के मध्य में राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी का विकास हुआ। ब्रिटेन के एडम स्मिथ की इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आई, उससे प्रभावित होकर फ्रांस में भी आर्थिक विचारों का जन्म हुआ। अर्थशास्त्रियों को फिजियोक्रेट्स कहा गया क्योंकि वे धन का एकमात्र स्रोत प्रकृति, फिजिस जिसे ग्रीक में कहा गया है, को मानते थे। इनमें केने, तुर्जो और मिराबो मुख्य थे। उन्होंने खेती, वन
और खनिज पदार्थ को उत्पादन का प्रमुख स्रोत माना। केने ने समाज को 3 वर्गों में बांटा: कृषक, भूपति, कारीगर और सौदागर। ये अर्थशास्त्री कृषकों की दशा सुधार के पक्षधर थे। खेती को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने एक प्राकृतिक व्यवस्था की कल्पना की जिसमें राज्य नियंत्रण के वाणिज्यवाद मर्केंटाइलिज्म के विरुद्ध हस्तक्षेप मुक्त व्यापार नीति लेस्से फेयर की बात कही गई थी। केने ने कहा कि अगर कृषक निर्धन है तो राज्य व राजा भी धनहीन होंगे। उन्होंने स्वतंत्र व्यापार की महत्ता प्रतिष्ठित की। तत्कालीन फ्रांस में जनमत जानने के लिए प्रांतों और पेरिस की पार्लियां मात्र शेष थी। नियमानुसार नए कानून को पार्लियां में पंजीकृत कराना जरूरी था। राजा द्वारा कानून निर्माण के अधिकार को मानने के बावजूद पार्लियां अनुचित कानून का विरोध पर्चे छापकर करती थी। ऐसी दशा में राजा या तो परिवर्तन करता था या पार्लियां के सामने जाकर विधि पंजीकरण की आज्ञा देता था, और तब पार्लियां को आज्ञा पालन जरूरी होती थी। क्रांति के पूर्व पार्लियां ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और जनता को बताया कि कानून को राजा अपने मन से बदलने का अधिकारी नहीं। मेरे बच्चों, पार्लियां प्रगतिशील संस्था नहीं थी। इसमें भी विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही थे। फिर भी पार्लियां ने निरंकुश तंत्र का विरोध किया। बुद्धिजीवियों के पर्चों के बंटने का जनता इंतजार करती थी। असंतोष और परिवर्तन की आकांक्षा जनमत के किसी न किसी रूप में प्रकट होती थी। स्टेट्स जनरल के आह्वान के समय देश में कुछ ही हफ्तों में हजारों मांग पत्र काइये तैयार हो गए थे। क्रांति पूर्व नई चेतना ने सवालों की बाढ़ ला दी थी और यथास्थितिवादियों की जड़ हिला दी। 17वीं सदी से बढ़ रहा तर्कवाद फ्रांस में पराकाष्ठा पर था। साहित्य अध्ययन और गोष्ठियां महत्वपूर्ण हो गई थी। समाचार पत्र कस्बों और बाजारों तक में बिकने लगे। पेरिस और अन्य शहरों में कई क्लब बन गए। कार्दिलिये नामक संस्था में परिचर्चाएं होने लगी। प्रिय विद्यार्थियों, कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के कार्यान्वयन के पूर्व जनमानस में क्रांति हो चुकी थी। 1776 से 83 में अमेरिका द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने मदद की और विजय से वे भी गौरवान्वित हुए थे। लफायत के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना अमेरिकी जनता को आज़ादी पाते और अपने ही फ्रांस के विचारकों के सिद्धांतों को अपनाते देखकर प्रभावित हुई थी। लौटकर जब उन्होंने फ्रांसीसियों को संदेश दिया तो जागृति की एक संघातिक लहर उठी और 1789 में जब वह ज्वाला फूटी तो एक दशक तक उथल पुथल मची रही और राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ, जिसे 1789 की फ्रांस की महान क्रांति के नाम से दुनिया में जाना गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने क्रांति के बौद्धिक कारणों पर प्रकाश डाला और आपको बताया कि कैसे क्रांति के पूर्व फ्रांस की जनता के मस्तिष्क में क्रांति हो चुकी थी और कैसे किसी भी क्रांति के पूर्व विचारक क्रांति का विचार भ्रूण जन्म देते। धन्यवाद।